नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम हम अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों, अपने आदरणीय भारतीय अवाम से ये कहना चाहेंगे कि हम बहुत दिनों से कह रहे थे कि हम आप लोगों के बीच में आएंगे, कुछ ऐसा संजोग नहीं रहा, कुछ हमारे पैर में तकलीफ हो गई और भी चीज़ें होंगे। अब ये दोनों ठीक हो रहे हैं और एक आध हफ्ते के अंदर, और जबकि ये चुनाव की सरगर्मी है, आप लोगों के बीच में हम जरूर आएंगे और जो विलम्ब हुआ सो हुआ। और जो है भारतीय एकता का जो संदेश है, भारतीय एकता का जो मर्म है, जो उसका महत्व है, आपको सामने से समझाने आएंगे, निवेदन करने आएंगे, क्योंकि देश हमारा जो है बिखराव और नफरत का बहुत बुरी तरह से शिकार हो रहा है। इसलिए जो है देश में विकास भी जरूरी है, देश में जो है वो लोगों की सेवा भी जरूरी है, उनकी समस्याओं को दूर करना भी जरूरी है। लेकिन इन बातों से सबसे जरूरी है कि हमारे प्रत्येक देशवासी को एक भारतीय नागरिक की इज्जत और प्रतिष्ठा उसको दी जाए और बिखराव और नफरत को समाप्त किया जाए। ये सबसे बड़ी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, और इस बात से हमारे सभी आदरणीय भारतीय अवाम भी सहमत होगी कि यह सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए हमारे देश के लिए कि हमारे देश से ये बिखराव और नफरत दोनों को समूल समाप्त किया जाए। तो इसकी अहमियत मैंने समझाने के लिए आप लोगों के बीच में, अब चूँकि मेरा स्वास्थ्य भी काफ़ी ठीक हो गया और एक आध हफ्ते में ठीक हो जाएगा और आप लोगों के बीच में आना हम शुरू कर देंगे और इसके महत्व को और इसकी अहमियत को समझाने हम खुद आएंगे और हमारे कार्यकर्ता भी आएंगे, पदाधिकारी भी आएंगे और देश को, हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को भारतीयता के आधार पर एक करके रहना है। ये भारतीय जनता दल ने ठाना है, लेकिन वो ठाना है आप लोगों के भरोसे। आप सभी लोग इसमें शरीक होंगे, कोई भी भारतीय भाई बहन छूट नहीं जाए सिवाय कुछ असामाजिक और कट्टरवादी तत्वों को छोड़ करके। और जो इसमें बिल्कुल नहीं वो शामिल होना चाहते हैं, और जहाँ तक माने पूरी उम्मीद है कि सभी लोग शामिल होंगे। कुछ अंधभक्तों की संख्या हो सकती है। अब किसके अंधभक्त हैं ये तो जाहिर सी बात है, कुछ मोदी जी के होंगे, कुछ अखिलेश के होंगे, कुछ राहुल के होंगे, कुछ जो है वो
मायावती के होंगे और कुछ जो है टीएमसी को, कुछ आरजेडी और लालू के होंगे। तो इन अंधभक्तों को छोड़ करके और उन अंधभक्तों को भी यदि ठीक से समझाया जाए और समझाया जाएगा तो वो भी चले आएंगे। इसलिए कि भारतीय तो वो भी है, भारतीय वातावरण में मैंने सुकून उनको भी मिलेगा, आराम उनको भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं, तो वो भी आ सकते हैं। इसके बाद भी यदि कुछ बिल्कुल कट्टर किस्म के असामाजिक तत्व बचेंगे तो उनका भी इलाज आराम से और आसानी से किया जा सकता है और किया भी जाएगा। जैसा कि स्पष्ट किया गया है कई बार इसी YouTube के संदेश के माध्यम से कि भारतीय एकता की जो रीढ़ की हड्डी है, मतलब सबसे जो महत्वपूर्ण और अहम जो इसका भाग है, हिस्सा है, वह है हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबका, इनके बीच में मतलब जो आप बोलते हैं हिंदू मुस्लिम, तो हिंदू मुस्लिम की एकता, हिंदू और मुस्लिम की एकता जो है, हालांकि वो हिंदू और मुस्लिम का शब्दों का इस्तेमाल भारतीय ताकतन इसके प्रयोग से परहेज करता है और वो परहेज बिल्कुल जायज है और उचित भी है। तो हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के बीच की एकता के बीच की एकता जो है, हमारी भारतीय एकता की बहुत ही महत्वपूर्ण उसका हिस्सा है या रीढ़ की हड्डी है। वो स्पाइनल कार्ड है और मेरुदंड है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो उस पर वो विशेष जोर देगा और जब ये एकता स्थापित हो जाएगी हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में, तो और जो हिस्से हैं इसके आधार पर जो कि जातिगत बिखराव के कारण जो है बिखरे हुए हैं, जातिगत और भाषागत प्रांतगत जो भी है, उन दीवारों को भी तोड़ करके पूरी एकता जो है, भारतीय एकता इसमें स्थापित हो जाएगी। ये मतलब ये योजना भी है और ये विश्वास भी है। और इसमें सभी भारतीय भाई बहनों को जिस बात के लिए बार बार ये निवेदन किया गया है, विनम्र निवेदन किया गया है कि भारतीय एकता का जो सबसे मर्म विषय है वह है सबको सम्मान देना, सबको इज्जत देना, बराबरी का आधार पर। बराबरी का एहसास दिलाना बहुत जरूरी है। ये बराबरी का एहसास हमारे संविधान ने भी दिए, संविधान का भी आदेश है कि हम सभी लोग बराबर हैं, इसलिए बराबरी की इज्जत देना बहुत जरूरी है। जिसमें कि जिसके लिए कि भी कट्टरवादी और समाजशाही सोच के लोग मैंने बोलते तो हैं, लेकिन अंदर खाने में आंतरिक जो उनकी मंशा है वो देने के वो खिलाफ रहते हैं, ऐसा देखा गया है। और यही नहीं बल्कि यह भी जो है वही जो सामंतशाही सोच है और कट्टरवादी जो सोच है वो कभी कभी कुछ घिनौने शब्दों के रूप में भी प्रकट होती है कभी कभी। और इसीलिए कभी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को वही सोच जो है कभी कभी इन शब्दों में भी प्रकट होती है कि ये पंचायत पुत्र हैं, ये जिहादी हैं और पता नहीं क्या क्या है, अपमानजनक शब्दों में। तो इन सारे शब्दों को कुचलने की जरूरत है और सभी के साथ भाईचारा और सम्मान के साथ और समान इज्जत, समान प्रतिष्ठा, समान आदर, इसका हमेशा हर वक्त जो है वो ध्यान रखा जाना चाहिए और रखने की जरूरत है। और उसी प्रकार हमारे इस भारतीय समाज के जो उपेक्षित
जो भारतीय भाई बहन हैं, जिनके लिए बाबा साहब ने बहुत बहुत प्रयास किया था, और उनके प्रयास और योगदान को ये हमारा भारत देश बहुत ऋणी है उनका। उन्होंने जो काम किया वो जो कि बहुत जरूरी था, और उनके वक्त में मतलब कि उस तबके के अलावा जो है बहुत बहुत कम लोगों ने साथ दिया। इस बात का बहुत दुख है। कुछ ऐसी जो है विचित्रता है हमारे देश में। हमारा देश महान तो है, लेकिन बौद्धिक जड़ता बहुत ज्यादा है। अच्छे काम आप जब शुरू करेंगे तो लोग साथ नहीं देते हैं, और जो है वो जड़ता रहती है, तटस्थ, और उस जड़ता में तटस्थता, मतलब कि वो एपैथेटिक व्यू, तटस्थ रहना, और जिसको बोलते हैं फेंस सीटर्स, या और जो है वो इसको कभी कभी व्यक्त करते हैं कि न्यूट्रल रहना, उदासीन रहना, एपैथेटिक रहना, और अंग्रेजी में कुछ और भी शब्द हैं आपका, वो इंडिफरेंट रहना। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक जड़ता है। तो बाबा साहब ने जब शुरू किया था, तो जो और जिस तबके के लिए प्रयास कर रहे थे वो तबका तो कर साथ में था ही, बाकी और लोग जो है आगे नहीं आए और उनका साथ नहीं दिया। लेकिन कुछ भी हो, बाबा साहब ने जो प्रयास किया, और ये हमारा मुल्क सदा के लिए जो है वो हम लोग और हमारी सभी पीढ़ियां जो है जो आने वाली वो उनकी ऋणी हैं और ऋणी रहेंगी, और कभी भी हम उनके इस कार्य से जो है वो ऋणी नहीं हो सकते हैं। जिस प्रकार हमारे अमर शहीदों ने इस देश को आज़ाद कराया अपनी कुर्बानी और शहादत दे करके, बाबा साहब ने भी जो है जो हमारे भारतीय समाज के इस तबके के साथ जो मैंने जो प्रयास किया, जो उनके उत्थान के लिए जो है सारे कष्ट सहे, उसके लिए भी ये हमारा भारतीय समाज और हमारे भारतीय भाई बहन और हमारा ये मुल्क भारतवर्ष हमेशा के लिए उनका ऋणी रहेगा। तो इसको भी याद करने की बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने भी कहा था कि इस तबके के साथ जो हजारों साल तक अन्याय हुआ है, शोषण हुआ है, और अंग्रेजों के जाने के बाद ये सबसे बड़ा काम है कि इनको जो चोट और घाव मिला है, इस पर एक सामाजिक मरहम लगाने की जरूरत है। उत्थान तो खैर करना ही है, इनका सामाजिक उत्थान, आर्थिक उत्थान और शैक्षणिक उत्थान और भी उत्थान करना है। तो सबसे जो जरूरी उन्होंने जो बताया बाबा साहब ने कि इनको इज्जत और सम्मान, ये मैं भी व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत मार्मिक बात कही कि, और हमने ये कुछ व्यक्तिगत रूप से अनुभव करके भी देखा है कि हमारे वो उपेक्षित भारतीय भाई बहन को सबसे पहले जो जरूरत जो महसूस करते हैं वो प्रतिष्ठा और सम्मान की और बराबरी का। ये हमारे सभी शेष जो तबके हैं भारतीय समाज के, उनका ये परम दायित्व बनता है, और भारतीय जनता दल का ये विशेष निवेदन भी है कि उनके साथ जब भी पेश आए, उनके साथ जब भी वार्तालाप हो, जब भी डिस्कोर्सेज हो, तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखा जाए कि उनको एहसास दिलाया जाए कि आप हमारे बराबर हैं और हम आपके बराबर हैं, और आपकी इज्जत और प्रतिष्ठा हमारा ही बराबर है। इसका हर वक्त जो है वो ख्याल रखा जाए। बाकी और जो बाबा साहब के नाम पर जो लोग राजनीति चला रहे हैं, उनकी करतूतों को छोड़ दीजिए, कोई क्या कहे छोड़ दीजिए। हमको अपने लक्ष्य, मकसद और अपने कर्तव्यों पर जो है अब अपने को फोकस और केंद्रित करने की आवश्यकता है। दूसरे क्या कर रहे हैं,
हाँ, यदि वो बाधा बनते हैं तो बाधा को दूर करने की भी जरूरत है। और कहना जो है अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बाबा साहब के नाम पर राजनीति करना और बाबा साहब के ही जो है सिद्धांतों को कुचलना भी। बाबा साहब ने समाज में समरसता लाने के लिए, सौहार्द लाने के लिए, भ्रातृत्व यानी फ्रेटर्निटी लाने के लिए क्या क्या नहीं किया और क्या क्या वो जलालते वो नहीं सहे। और आज उन्हीं के नाम पर राजनीति करने वाले जो है घिनौनी किस्म का जातवाद चलाते हैं, घिनौने वो किस्म का वो बातें बोलते हैं। और जब वो राजनीति में उतरे तो किस नफरत के साथ उतरे थे वो, जरा उसको याद करें कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। इस माने यह बोल करके क्या बाबा साहब के वो बाबा साहब के द्वारा बताए गए उद्देश्यों की पूर्ति होगी। मैंने शर्म आती है बहुत ये सब मैंने बातें देख करके। और फिर जिस सम्मान के लिए बराबर वो जो है याद दिलाते रहे और बल देते रहे, जोर देते रहे, एम्फेसाइज करते रहे, वो सम्मान गायब। जो मायावती जी हैं ये अलग किस्म की एक नए किस्म की जो है सामंतशाही सोच इस देश के लिए बहुत ही घातक है। और मायावती जैसे लोग एक नए किस्म के सामंतशाह, तो ये और एक समस्या है। तो खैर कोई बात नहीं है, मायावती की राजनीति हो चाहे न हो इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मकसद है कि खास करके हमारे पूरे जो भारतीय समाज है हमारा, सबको एक करना है। और खास करके हमारे जो उपेक्षित भारतीय भाई बहन हैं और जिनकी इस तरह से जो उपेक्षा माने वो होती रहती है, उस उपेक्षा को दूर करके और उनको बराबरी का एहसास दिला करके, और बराबरी का एहसास जो है वो मान प्रतिष्ठा और इज्जत को बख्श करके वो स्थापित करनी है। इस बात का जो कि भारतीय जनता दल बराबर यह निवेदन करता है, इस बात का हर वक्त जो है ध्यान या सावधानी वो रखना है और रखने की आवश्यकता है। और ऐसा ही व्यवहार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के साथ भी, क्योंकि बराबरी का और बराबर इज्जत उनको बख्शने का और उनको मान प्रतिष्ठा देने का और भारतीयता का एहसास कराने का, ये बहुत जरूरी है। और इस संबंध में यह भी कहना जरूरी है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के नाम पर जो राजनीति चला रहे हैं वो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, वो उनको माने पूरा समाज उनको इज्जत बख्शे, इसके लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिवाय उनकी वाणियों से यानी सामाजिक दूरी बढ़ाए, यही काम कर रहे हैं। हम नहीं कहते कि सीधे वो नफरत फैलाते हैं, लेकिन हमारे भारतीय भाई बहनों के बीच में दूरी बढ़ती रहे, बिखराव बढ़ता रहे, ये मंशा उनकी वो रहती है। और शायद और वो उनके जो सिखाए पढ़ाए लोग आते हैं भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी के पास, तो कहते हैं कि हम दबे कुचले हैं। दबे कुचले का कोई सवाल नहीं है। सवाल कि हमारा भारतीय समाज के कुछ उपेक्षित माने तबके हो सकते हैं जिनके साथ जो है वो समानता और समान प्रतिष्ठा, समान इज्जत, आदर भाव देने का अभाव हो सकता है, लेकिन दबा कुचला कोई नहीं है। और विशेष करके जो भाषा का प्रयोग करता है ये असदुद्दीन ओवैसी, क्या वो लगता है कि यानी दबा कुचला है? वो कहता है कि हम शेर आया बोलता है ना, तो कैसे वो दबा कुचला है? और ये विषय है ही नहीं। विषय यह है कि भाई
सबको जो है बिल्कुल समान रूप से इज्जत और जो है वो इज्जत प्रतिष्ठा देनी है। एकता का और बराबरी का एहसास दिलाना है। और कौन सा एहसास वो दिलाते हैं? असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो है किस तरह का एहसास दिलाते हैं बराबरी का, जो हर वक्त जो है वो अपनी सेखी बघारना और शेर आए। तो ऐसे लोग जो है इस तरह की समस्याओं की जो आग है उसमें घी डालने का काम करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की राजनीति को भी समाप्त करने की आवश्यकता है। और ये सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन और विशेष करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन विशेष रूप से ख्याल करें कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो है जो समस्या पहले से है उसको और बिगाड़ना और उसकी आग में और जो है वो घी डालने का काम करते हैं। बेहतर तो होता है कि वो वकील हैं, इनकी बुद्धि है और काफी उनकी इज्जत है, तो भारतीय एकता के लिए कुछ काम करते हैं ना, तो कुछ वो सार्थक होता। और एक बात और है कि ये जितनी भी आवश्यक बातें हैं कि भारतीय एकता का भी भारतीय जो है भाईचारा और सद्भाव जो भी है, और इसके लिए जो है अपने भारतीय भाई बहनों में बराबरी का एहसास, बराबरी का मान प्रतिष्ठा, इज्जत, आदर की बात सिर्फ शब्दों से ही नहीं। एक हमारे महापुरुषों की कहावत है, महापुरुषों ने हमको आपको सिखाया है, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाचा माने वाणी से, बोलने से, कर्मणा माने अपने व्यवहार से। तो हमारे मन में भी ऐसा होना चाहिए, और सिर्फ वाणी में तो खैर होना ही चाहिए, और हमारे आचरण व्यवहार में भी होना चाहिए। ये तीनों मनसा वाचा कर्मणा से अपने सभी जो भारतीय भाई बहन हैं, और खास करके विशेष करके हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन, हमारे जो है वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, और कोई भी, अब देखिए इस समाज में जहां भारतीय वक्ता दल जो है सबके बीच में सद्भाव, भारतीयता आधारित सद्भाव, भारतीयता आधारित भाईचारा और समरसता लाने की कोशिश कर रहा है, वहीं पर जो भाषा और जिस तरह से आग उगलते हैं ये वामन मिश्रम, बताइए वामन मिश्रम जो है इसका, जो कि बहुजन समाज पार्टी की एक शाखा है वामसेफ, उसका शायद अध्यक्ष है या मुखिया है, वो हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ जो है बहुत आग उगलता है। ये आग उगलने वाले जो है ये इसी टाइप के होते हैं, जैसे कि ये वामन मिश्रम। और उसी प्रकार जो है जो भीम आर्मी है, इसकी बीएसपी जो बहुजन समाज पार्टी की एक शाखा है भीम आर्मी, उसी का मुखिया है चंद्रशेखर या रावण कहते हैं। वह भी हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के खिलाफ बहुत बोलता रहता है। और तो और छोड़ दीजिए, अरे वो जो एक हम पार्टी है, वो हिंदुस्तान आवाम पार्टी का जो है वो जीतन मांझी, वो उसने भी हमारे जो है वो ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ वो भी आग उगला है। तो इन सबों को कुचलने की जरूरत है। मैंने इनको व्यक्तिगत रूप से कुचलने का मतलब है कि इनके विचारों को, इन सबों के विचारों के वक्तव्यों को कुचलने की आवश्यकता है। वामन मिश्रम का भी, और ये जो चंद्रशेखर रावण के भी वक्तव्यों को, और जो वो बोल गया जो है वो जीतन मांझी, और उसी प्रकार जो आग उगलता है ये वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, उसके भी विचारों को कुचलने की आवश्यकता है। ये
यानी यानी हमारे देश में समरसता लाने में, भाईचारा लाने में, और जो है वो भारतीयता आधारित जो है सद्भाव लाने में बहुत बड़ी बात हासिल है। और इनको बगैर कुचले जो है मैंने वो मुमकिन नहीं है। इनकी प्रवृत्तियों को बगैर कुचले जो है वो मुमकिन नहीं है, जो है वो भारतीय एकता जो है वो स्थापित करना। असदुद्दीन ओवैसी तो सीधे तो नहीं कहता है, लेकिन ये असदुद्दीन ओवैसी जो है उसका जो छोटा भाई बोला, एक बार बोला था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, सेना हटा लीजिए तो देखिए मैं क्या करता हूँ। यानी मारकाट यानी कितने पैमाने पर मैं मचाता हूँ। उसके लिए आज तक जो है इसने अफसोस नहीं वो जताया। अपने छोटे भाई की इस तरह के वक्तव्य के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने आज तक जो है न अफसोस जताया और न उसने माफी मांगा। जब भी इस तरह का सवाल उससे किया जाता है तो वो सिर्फ जो है कहता है कि ये कोर्ट का मामला है और कोर्ट फैसला करेगी। तो इसी से दिखता है कि भाई इन सबों के मन में क्या है और कितने ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए सब मैंने कितने खतरनाक हैं। एक बार और वो आग उगला था कि हम जो है हम इतने करोड़ जो है इतने करोड़ के ऊपर भारी हैं, हमने हुकूमत किया था। इस तरह की बात बोलने वाले जो है जब तक रहेंगे तब तक हमारे देश को शांति नहीं आएगी। ये असदुद्दीन नहीं, सॉरी, ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, अकबरुद्दीन ओवैसी, वामन मेश्रम, चंद्रशेखर, जीतन मांझी और भी तौकीर रजा और वो जो है वो नासिरुद्दीन शाह, इन सारे के और कुछ और भी जो तबलीगी वाले, तबलीगी को तो सऊदी अरब ने खुद वो तबलीगी जमात को सऊदी अरब ने खुद जो है प्रतिबंधित कर दिया है। तो उसके लोग भी कभी आग उगलते हैं। इन सबकी प्रवृत्तियों को कुचलने की जरूरत है। और इतना हम और भारतीय जनता दल अपनी आवाम को आश्वासन दे सकता है कि जब भी उसको मौका मिलेगा, माने जब भी सत्ता का उपकरण जो है हमारी आवाम अपने आशीर्वाद से ये सत्ता का उपकरण जो थमाएगी भारतीय जनता दल को, इन सारे तत्वों को वो कुचल देगी और कुचल के और कुचलना जानती भी है, और जो कि आवश्यक है इस देश के लिए। इस देश में यानी आपसी सद्भाव, आपसी एकता, आपसी भाईचारा स्थापित और आपसी इखलाक मोहब्बत स्थापित करने के लिए इन सारे तत्वों और सारे तत्वों की प्रवृत्तियों को, हरकतों को, करतूतों को कुचलने की परम आवश्यकता है। और भारतीय जनता दल में वो मंशा भी है, वो क्षमता भी है और वो कुवत भी है कि इनको अच्छी तरह जो है वो कुचलना जानता है। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, जहां एक और भारतीय जनता दल ये सोच रहा है कि भाई इनको कुचला जाए और कुचलेगा भी, ऐसी बात नहीं है, वहीं दूसरी ओर वो राजनीतिक पार्टियां यानी वो शक्तियां जो राजनीतिक दलों के बेस में हैं, इनको कुचलने की बजाय इनको शह दे रही हैं, इनके हौसले बढ़ा रही हैं और इनका तांडव अच्छा। और हाँ, कुचलने में एक तो छूट ही गया, ये धर्म संसद का आवरण लिए हुए, धर्म संसद का आवरण लिए हुए। अब जैसे आवरण लिए हुए वो भी जो है नफरत क्या यानी घिनौनी किस्म का वक्तव्य, घिनौने किस्म का वक्तव्य। उनको भी कुचलने की आवश्यकता है, उनकी भी प्रवृत्तियों को कुचलने की आवश्यकता है। कोई हमसे कह रहा था कि साहब ये धर्म संसद कैसे है? एक जो है हमारे जो है स्वामी विवेकानंद जो है
विश्व स्तर पर जो धर्म संसद माने लगी थी वहां पर 1893 में शिकागो अमेरिका में। तो वो जो है धर्म संसद थी जिसमें कि हमारे स्वामी विवेकानंद गए और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और उनके वक्तव्यों से काफी लोग जो है वो प्रभावित हुए। और उनका जो ओपनिंग स्पीच थी और ओपनिंग जो संबोधन था उसी पर जो पूरे मजमे के लोग जो है काफी जो है स्तब्ध भी रह गए और काफी जो है आकर्षित भी हुए। नॉर्मली लोग बोलते हैं जो संबोधन करते हैं कि अंग्रेजी में बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, यही बोलती हैं। लेकिन हमारे स्वामी विवेकानंद जो कि भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने अपनी ओपनिंग स्पीच में कहा कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। जब ये शब्द कहा पूरा मजमा जो है वो पूरा जो है गदगद हो गया। तो बताइए हमारा देश जो है स्वामी विवेकानंद का प्रतीक जो है उसमें आज जो है ये धर्म संसद के नाम पर ये देश के गद्दार जो है इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। भारतीय एकता और भारतीय भाईचारा को तबाह करने पर। एक बात और इसमें ध्यान रखने की जरूरत है, इनको जेल भेज दीजिए और इन पर FIR कर दीजिए। ये बिल्कुल हम नहीं कहते दिखावटी है, इन पर असर नहीं कर सकता है। इन सारे तत्वों को जो मैंने अभी बताया है कि धर्म संसद के नाम पर नफरत फैलाने वाले, और ये वामन मिश्र हुए, चंद्रशेखर रावण हुए, अकबरुद्दीन ओवैसी हुआ, नासिरुद्दीन शाह हुआ और तौकीर रजा हुए और भी इस टाइप के हैं। ये सिर्फ इन पर FIR कर दीजिए, इन पर जो है वो जुडिशियल प्रोसेस आप लगा दीजिए, इनको जेल भेज दीजिए। ये सारी चीजें इन पर असर नहीं करती हैं साफ। ये और इसीलिए ये दिखावटी भी लगता है। इनको पंग करने की जरूरत है। पंग का कुछ एक सीमित, एक लिमिटेड, कुछ हद तक जो नमूना योगी जी ने जो किया था मुख्तार अंसारी के साथ, देख लीजिए कि कैसे पंग करते हैं। लेकिन भारतीय जनता दल जो योगी जी ने जो मुख्तार अंसारी को पंग किया था, उससे बहुत व्यापक रूप में पंग करना जानता है कि कैसे ही पंग होंगे। और जब तक पंग नहीं होंगे तब तक उनकी गतिविधि जो है वो बंद नहीं होगी। देश की एकता के लिए बहुत जरूरी है कि इन सारी ताकतों को पंग किया जाए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रिपुल करने की आवश्यकता है। तब जाकर ये मानेंगे, तब जाकर के इनकी आदत और हिम्मत छूटेगी। आजकल जो है वो चुनावी माहौल है और चुनाव की जो है वो सरगर्मी है। तमाम जो है वो मीडिया के, खास करके टीवी चैनलों के एंकर और पत्रकार जो वो घूम रहे, टहल रहे हैं और विभिन्न वो पत्रकार जो है विभिन्न पार्टियों से फंडेड हैं। वो उन्हीं की बात करते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर और राजधर्म ये बीजेपी वालों की ओर से है, और इसके अपोजिट जो है कि जो है नेशनल पिलर और करके और इसी प्रकार जो है नेशनल पिलर करके है। अजीत अंजुम का भी है और जो है वो ललन टॉप का है। तो ललन टॉप, अजीत अंजुम और नेशनल पिलर ये जो है मोदी के श्री मोदी या योगी के खिलाफ वाला है। तो इसी प्रकार वो फंडेड है और इसी प्रकार वो जो है हाँ, और माहौल क्या है वाला जो है वो भी जो है वो मोदी विरोधी है। और यही या तो जो है वो या तो ये समाजवादी पार्टी या JNPC के द्वारा फंडेड है वो। तो उसी प्रकार वो बात करते रहते हैं। तो
एक माने मोदी समर्थक जो है या राजधर्म वाला जो है आगरा में हमारे कुछ वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लोग थे, तो उनसे उनमें एक हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से एक हमारे भारतीय भाई थे, तो वो कह रहे थे कि भाई विकास हो रहा है, इसमें तो यानी कोई दो राय नहीं, सड़कें बन रही हैं, हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेस वे बन रहा है और भी चीजें बन रही हैं, लेकिन मोदी जी एक हाथ से विकास दे रहे हैं और दूसरे हाथ से नफरत दे रहे हैं। बिल्कुल सही है। यदि वो सीधे नहीं दे रहे हैं तो नफरत फैलाने वाली ताकतों को उत्साह दे रहे हैं। ये धर्म संसद वाले जो है बगैर मोदी और बगैर श्री मोदी जी और योगी के शाह के ऐसा वो बोल नहीं सकते। सही है, लेकिन एक बात वो कहना मैंने भूल गए, सिर्फ एक तरफा बात करने से नहीं होती है। जो है तौकीर रजा जो बोलता है, जो नासरुद्दीन शाह जो बोलता है, तबलीगी वाले जो बोलते हैं, और ये जो है वो ये जो वामन मेसरम जो बोलता है, जो चंद्रशेखर रावण बोलता है, जीतन राम मांझी जो बोलता है, और अकबरुद्दीन ओवैसी यानी क्या बोलता है, तो इस पर भी एक स्पष्ट जो है विचार जो होना चाहिए। मान लीजिए सबकी जानकारी नहीं है तो और भी तत्वों की तभी तो यह स्पष्ट हो गया भाई आपके विचारों में ईमानदारी है। तो विचारों की ईमानदारी जो है बहुत, यानी मोदी जी के शाह के द्वारा जो है ये धर्म संसद इत्यादि जो है जो हमारे देश में नफरत और घृणा का वातावरण जो पैदा कर रहा है वो बात सही है, लेकिन हमारे विचारों की ईमानदारी जो है तब प्रदर्शित होगी कि हम जो है इसी तरह के और तत्वों के विषय में भी हम सजग हों। तो इस तरह की बात, और यही नहीं, जब इस तरह की बात फैलाई, देखिए मैंने इसकी जड़ वो कैसे पकड़ा हुआ, जरा इसको समझिए। ये इतनी इसकी इस तरह की जितनी वारदातें होती हैं, तो एक टीवी चैनल जो है वो जो है बस इसी को दिखाएगा कि जो है धर्म संसद वाले किस तरह से वो घृणा और नफरत और इस तरह का जहर घोलना है। ये बात सही है, लेकिन बाकी को वो नहीं दिखाएगा। बस उसी को चर्न आउट करेगा, उसी का रट्टा मारेगा कि धर्म संसद वालों ने ये कहा, वो कहा, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और ये सब, और उसी पर अपना वो जो है पल बिठाएगा। लेकिन वो एक शब्द जो है वो जो है नासरुद्दीन शाह ने क्या बोला, तबके रजा ने क्या बोला, तबलीगी वालों ने क्या बोला, अकबरुद्दीन जो है वैसे क्या बोलता है, बिल्कुल नहीं। और अब देख लीजिए, ठीक इसके विपरीत एक है चैनल है वो सुदर्शन जो सिर्फ जो है वो ये दिखाएगा कि तबलीगी वाले क्या बोलते हैं, तबके रजा वाले क्या बोलते हैं, और जो है वो नासरुद्दीन शाह क्या बोलता है, और इसी को दिखाएगा। लेकिन धर्म संसद वाले जो क्या बोलते हैं, यदि उसका संदर्भ आएगा तो ये वो यह जस्टिफाई करेगा, यह उसको इस तरह से उचित ठहराएगा, क्योंकि ये लोग ऐसा बोलते हैं, इसलिए ये धर्म संसद वाले को ऐसा करना पड़ता है। तो समझ जाइए कि मीडिया में भी इस तरह का जहर है कि इस तरह की मैंने एक तरह के जो है जो नफरत फैलाने वाले हैं जो है उनको समर्थन देते हैं, उनको साथ देते हैं, और दूसरा जो चैनल जो है दूसरे किस्म के जो नफरत फैलाने वाले हैं उनको साथ देते हैं और उनका समर्थन करते हैं। और इसी प्रकार हमारा ये समाज भी बटा हुआ है। समस्या इससे है, जब हम सभी नफरत फैलाने वालों को एक समान रूप से देखेंगे कि भाई ये समाज के शत्रु हैं,
समाज के दुश्मन है, समाज के लिए खतरनाक है और सबको कुचलने की आवश्यकता है बगैर किसी भेदभाव के, तभी वो बात बनेगी। और पार्टीशन होकर के पक्षपाती होकर के कि मैंने और इस तरह के जो नफरत जो नफरत फैलाने वाले हैं, उनको हम इस चश्मे से देखें कि वो किस संप्रदाय का है क्या है, तो वहीं पर इस उद्देश्य मतलब कि इस देश में और अपने भारतीय समाज में समरसता स्थापित की जाए, इस उद्देश्य की वहीं पर तुरंत जो है हत्या हो जाती है, जिस वक्त जो है हम जो है वो पार्टीशन माने पक्षपाती चश्मे से उसको देखना शुरू करते हैं। ये वैसे ही है कि जब कोई इस तरह से माने कि आपराधिक घटना होती है या आतंकी घटना होती है, तो अपराधी है जो आतंकी है, फिर उसको जो है उसी चश्मे से, पक्षपाती चश्मे से, सांप्रदायिक चश्मे से देखते हैं। और जो पीड़ित है, जो उस अपराध से उस अपराध का जो शिकार हो गया है, आतंकवाद का जो शिकार हो गया, उसको भी देखते हैं उसी सांप्रदायिक चश्मे से। समस्या इससे है। लेकिन भारतीय ताकत दल अपने सभी भारतीय भाई बहनों से यह कहना चाहता है कि आप हमेशा इस दृष्टिकोण का परिचय दीजिए। आप हमेशा इस दृष्टिकोण का परिचय दीजिए कि आपकी नजर में अपराधी है, आतंकवादी है, नफरत और घृणा फैलाने वाला सिर्फ नफरत और घृणा फैलाने वाला है। और उसी प्रकार हमारा जो मैंने किसी भी इस तरह की घटना का जो शिकार है वो उसका शिकार हुआ रहता है, और वो अपना ही भारतीय भाई बहन है। जो पीड़ित है वो अपना ही भारतीय भाई बहन है। कदापि जो है सांप्रदायिक और पक्षपात वाले चश्मे से, दृष्टिकोण से मत देखिए उसको। काफी समस्याएं जो है वो इससे भी बढ़ जाती हैं कि हम ये देखना शुरू कर दें कि जो है नफरत फैलाने वाला वह हिंदू है कि मुसलमान है, जो आतंकवादी है वो हिंदू है कि मुसलमान है, जो अपराधी है वो हिंदू है कि मुसलमान है। उसी प्रकार जो पीड़ित है, जो शिकार हुआ है, वो हिंदू है कि मुसलमान है। यदि इस नजरिए से हम देखते रहेंगे और यही हमारा दृष्टिकोण और आदत रहेगी, ये समस्या अपने स्थान पर बनी रहेगी। तो यदि इस समस्या का समाधान करना है तो अपराधी को सिर्फ अपराधी मानिए, आतंकवादी को सिर्फ आतंकवादी मानिए। नफरत और घृणा फैलाने वाले को इस देश का शत्रु मानिए, इस समाज का दुश्मन मानिए। और जो पीड़ित है, जो शिकार हुआ है, वो अपना भारतीय भाई बहन है। कदापि मत देखिए कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। और इसको भी तब जाकर के यानी वो बात बनेगी। वो जो गांधी के खिलाफ कोई कालीचरण करके कोई है, मैंने वो हिंदू सनातन आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का तबके का कोई इस तरह से तत्व बोल दिया है, तो वो शायद छत्तीसगढ़ की सरकार ने शायद जेल भेज दिया, जो भी है। देखिए, ये बताया गया है कि हमारे मुल्क के खिलाफ गांधी जो मोहनदास करमचंद गांधी थे, अपने मुल्क के खिलाफ उनकी गद्दारियों की गद्दारी मतलब इस देश के साथ मैंने दुश्मनी का, देशद्रोह का, भारतद्रोह का तमाम उनकी करतूतें हैं। अब उन करतूतों को ये जो है जो जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी के इतिहासकारों ने उसको छिपाया है
और बीजेपी भी समर्थन करती है उसका। अब ये जो भारतीय जनता दल जो माने इस तरह की उनकी देश विरोधी और गद्दारी की करतूतों को अपनी आवाम की अपने आदरणीय भारतीय आवाम के सामने जो ला रहा है, तो ये तथ्य जो है अन्य स्रोतों से अध्ययन करके, क्या ये जेएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार या बीजेपी वाले इसको झुठला सकते हैं कि जब वो भंग किया गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया वो अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा 1905 में, तो उसके विरोध में एक जो आंदोलन खड़ा किया गया था, उसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। तो क्या इस बात को बीजेपी वाले या जेएनपीसी वाले इसको झुठला सकते हैं? और वो स्वदेशी आंदोलन था सबको एक करने का। बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने किया था हिंदू मुस्लिम में बांटने के लिए, और जो हिंदू मुस्लिम बांटने की साजिश के तहत जो अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया था, उसी के विरोध में हमारा यानी वो हिंदू मुस्लिम को जोड़ने के लिए हमारा जो आंदोलन चला था, स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए, उसको कुचलने के लिए, या उसके जवाब में अंग्रेजों ने इस मोहनदास करमचंद गांधी को, जो कि दक्षिण अफ्रीका में भी था, और दक्षिण अफ्रीका में ये जो जेएनपीसी के जो चाटुकार इतिहासकार है, इन्होंने झूठ लिखा। तमाम तस्वीरें हैं कि ये मोहनदास करमचंद गांधी जो है वो अंग्रेजी सेना में सैनिक ड्रेस जो है वो पहने हुए हैं। तो हम इस तरह के तथ्य जो है और फोटो के साथ सामने आ रहे हैं। तो वहां पर कोई अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो नाम मात्र का दिखावा और पाखंडी तो था ही, दिखावा करने वाला पाखंडी किस्म का। और हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके चरित्र के विषय में अधिक तो नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था, ये बहुत होशियार किस्म का मिडिल मैन है। मिडिल मैन आप जानते हैं ना, मिडिल मैन है दलाल, जो ब्रोकर होता है, वो जो है अपनी भारतीय आवाम से भी वो दलाली करता था, और जो है अंग्रेजों से भी। तो ये ऑब्जर्वेशन और ये टिप्पणी और ये नजरिया हमारे बाबा साहब का भी था कि इस स्तर का वो बहुत ही शातिर किस्म का मिडिलमैन था ये मोहनदास करमचंद गांधी। तो और बाकी लोग तो जो है बाकी जो उसमें कांग्रेस में थे, तो इसके तिकड़म के गुलाम थे, बोल नहीं पाते थे। और कुछ लोग तो मुखर भी थे, जैसे लाला लाजपत राय, वो तो सीधे इसको जो है वो अपशब्द बोल देते हैं। लाला लाजपत राय जो है मोहनदास करमचंद गांधी के तिकड़म को, उसकी मंशा को बिल्कुल अच्छी तरह से वो पहचान गए थे, और सीधे बोलते थे कि ये जो वो अंग्रेजों का चमचा है। तो ये जो मोहनदास करमचंद गांधी था, तो वो अफ्रीका में कोई अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन वगैरह नहीं वो चला रहा था, और चला भी रहा था, तो दिखावटी मुख्य रूप से वहां की जो अंग्रेजी सेना में था, उसमें ये काम करता था सैनिक के रूप में। तो जब ये स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के खिलाफ जो हमारे देश में स्वदेशी आंदोलन चला जा रहा था, वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, इस स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, उसके जवाब में इन अंग्रेजों ने उस मोहनदास करमचंद गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत में पैराशूट करवाया 1914 में। और
तो अंग्रेजों ने उसको पैराशूट करवाया, मैंने वो यहाँ लाया, और आते ही 1914 में और उसी समय जो है प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया था। जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 से लेकर 1918 या 19 तक चला है। तो अंग्रेजों को यानी सेना के लिए जो है, यानी भारतीय अंग्रेजों को सेना के लिए भारतीय नौजवानों की बहुत आवश्यकता थी। ये सब पूरी दुनिया जानती है कि भारत के नौजवान और भारत के सैनिक जो है विश्व में अद्वितीय हैं। तो द्वितीय तो प्रथम विश्व युद्ध में जो अंग्रेजों को जरूरत थी भारतीयों की, तो उसके लिए जो है अब ये काम शुरू कर दिया इसने। तो आते ही जो है इसने सार्वजनिक वक्तव्य दिया कि मैं जो है अंग्रेजी सरकार से मोहब्बत करता हूं, और इसलिए जो भारत के नव युवक हैं, नौजवान हैं, वो भी इस अंग्रेजी सरकार के प्रति जो है अपनी वफादारी दिखाएं और अंग्रेजी सेना में भर्ती हों। और जो है तो इस प्रकार गांधी ने अंग्रेजों की सहायता की, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करवा करके। कौन अंग्रेजी सरकार? जिनके खिलाफ हमारे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, हमारे अशफाक उल्लाह इत्यादि जो है देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ या अंग्रेजी सरकार के खिलाफ संघर्ष करते हुए प्राण दिए थे। उसी अंग्रेजी सरकार की सहायता के लिए ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने भारतीयों को अंग्रेजी सेना में और अंग्रेजी सरकार या अंग्रेजों की सहायता के लिए वो भर्ती करवाया। इस गद्दारी को मोहनदास करमचंद गांधी की इस गद्दारी को देश को जानना चाहिए, और इन तथ्यों इन तथ्यों को सत्यापित भी इन तथ्यों को सत्यापित भी किया जा सकता है। तो देश के लोग अंदाज करें ना, सोचे इस बात को कि जिन अंग्रेजों के खिलाफ जो है हमारे ये अमर शहीद जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह इत्यादि लोगों ने जान दी, अपने प्राण दिए, कुर्बानी और शहादत दी, और अपने प्राण सहित सर्वस्व जो है वो सर्वस्व भारत माता की बल विधि पर कुर्बान किया या न्यौछावर किया। उसी अंग्रेज की सहायता ये कर रहा था गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको कि इस जेएनपीसी वालों ने, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी काकस वालों ने या सबसे बड़ा गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने इसको जो है राष्ट्रपिता, पता नहीं क्या राष्ट्रपिता सत्य के पुजारी, हंसा के पुजारी बनवा दिया। तो ये तो खैर मैंने धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा कि जेएनपीसी वालों ने इसे इतने बड़े गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को जो राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता के रूप में जो उनको उपाधि दी या खिताब दिया या इस रूप में उनको पेश किया, वह सिर्फ अपने स्वार्थ में कि ये एक बहुत बड़ी बहुत कारगर इफेक्टिव
एक ढाल के रूप में, बचाव के लिए एक ढाल के रूप में, शील्ड के रूप में ये इन समय जेएनपीसी वालों ने इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता जो है वो बनवाया। और सिर्फ यही नहीं, इस मोहनदास करमचंद गांधी की भारत के खिलाफ जो है वो गद्दारी की फहरिस्त है। और ये बहुत, और जैसा कि बाबा साहब ने भी कहा था, बहुत ही शातिर किस्म का, बहुत होशियार किस्म का ये दलाल था वो अंग्रेजों का। अरे हमारे जो है अपनी जो भारतीय अवाम जो है अंग्रेजों के अत्याचार से वो ऊब करके जो है वो उससे तंग आकर के वो जो है असहयोग आंदोलन जो कि 1919 से लेकर 19 से 22 तक चला था। अच्छा, उसमें भी ये पहले से गद्दारी ये किया कि उसमें जैसा कि कई बार बताया गया है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि वो भारत में उनको कोई वो आदर्श नहीं दिखता है, भारत के बाहर दिखता है, टर्की और जो है सऊदी अरबिया में दिखता है। और वहां जब कुछ होता है तो उसकी बात को लेकर के इसी भारत में ही जो है वो उपद्रव या आंदोलन वो चलाते हैं। तो टर्की के खलीफा की बात, अच्छा ये बात बोली भी गई, लेकिन जब भी अवसर आएगा ये बोला जाएगा इसके विषय में। इसके विषय में इतना तो बताया ही जाएगा कि जब भी संदर्भ आएगा गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी के विषय में, तो ये संदर्भ जो बार बार आएगा। तो टर्की के खलीफा की बात थी। टर्की के खलीफा और वहाँ के कुछ क्रिश्चियनों के बीच में झगड़ा था, और शायद उसको खलीफा नहीं मान रहे थे वो क्रिश्चियन लोग जो है, कुछ इसी तरह का मसला था। उसकी बात को लेकर के यहाँ जो कट्टरवादी तत्व थे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के कट्टरवादी तत्व है, अपने देश में खलीफत आंदोलन जो है वो खलीफत आंदोलन वो चलाने लगे। तो वो जो कट्टरवादी तत्व जो है अपने देश में खलीफत आंदोलन नाम का एक आंदोलन जो है वो चलाने लगे। तब ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने उस आंदोलन का जो नाम था खलीफत, उसका नाम बदल के रख दिया खिलाफत आंदोलन। और नाम बदल करके जब उसका नाम बदल करके उसने खिलाफत आंदोलन नाम रखा, तो उसी को बोल दिया कि यही हमारा जो है वो आजादी की जंग का आंदोलन है, यानी अपनी स्वतंत्रता के संघर्ष का आंदोलन है ये माने खिलाफत आंदोलन। और जबकि वस्तुतः वास्तविक रूप में जो है वो खलीफत आंदोलन था, वो टर्की के खलीफा को लेकर के, और उसी को राष्ट्रीय आंदोलन का नाम दे दिया इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने। देखिए ना इसकी गद्दारी। और सबसे बड़ी बात कि जब ये आंदोलन अपने शबाब पर पहुंचने वाला था, तो चौरी चौरा कांड के बहाने भाई देखिए, जब भी आंदोलन होता है तो कुछ हिंसक घटनाओं को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो माने उसको आप टाल नहीं सकते, हो जाती हैं। और खास करके जो है हमारे जो है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय और हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अन्य लोगों ने कहा कि भाई ये थी गांधी जो है ये थी गांधी वो चोरी चौरा कांड के बहाने यदि इस आंदोलन को
बंद नहीं कराता तो उसी वक्त ही, मतलब कि 1922 के आसपास ही जो है वो हमारा देश जो है आजाद हो गया होता। तो कैसे कैसे इसने जो है अंग्रेजों का पक्ष लिया और अपने आंदोलन को दबाया और जो है और अंग्रेजी सरकार का बचाव किया, उसकी रक्षा की और अपने मुल्क के साथ गद्दारी किया। तो इस प्रकार इसके तमाम जो है वो हरकतें हैं। अरे जब वो हमारे ये हमारे शहीद हमारे थे शहीद आजम भगत सिंह और अमर शहीद राजगुरु और अमर शहीद सुखदेव को फांसी लगने वाली थी, तो और अपना देश कह रहा था कि जाकर के वो रुकवाओ, यानी इनकी फांसी को रुकवाओ, इसलिए कि काफी देश में उबाल था, इनकी फांसी को लेकर के काफी उबाल था उसमें। तो देश तमाम देश से और उसमें तो न तो कोई फोन था, न तो कोई यानी वो आपका मोबाइल था, सिर्फ एक ही माध्यम था, चिट्ठी पत्र। तो पत्रों के द्वारा तमाम बोरे के बोरे पत्र आ रहे थे उनके समर्थन में और अपने जो है शहीद आजम भगत सिंह की लोकप्रियता बहुत बढ़ रही थी देश में, और इसकी लोकप्रियता बिल्कुल धस रही थी। इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की लोकप्रियता काफी जो है वो गर्त में जा रही थी। तो इसको देकर के कांग्रेस वाले भी जो है वो इस पर दबाव डालने लगे कि भाई ठीक है, जाकर के लॉर्ड इरविन जो वायसराय है उससे मिल करके वो मैंने इन तीनों की मतलब कि शहीद आजम भगत सिंह और अमर शहीद सुखदेव और अमर शहीद राजगुरु की फांसी ये उससे मिल करके वो रुकवाएं। तो पहले तो ये आनाकानी करता रहा कि भाई कि इस तरह से झूठ बोलता रहा कि भाई इनकी फांसी रोकने से क्या फायदा, और ये एक भगत जाएगा तो सैकड़ों भगत सिंह पैदा होंगे, इत्यादि इत्यादि। फिर जब काफी दबाव पड़ा मैंने देश के लोगों से भी और कांग्रेस के अंदर से भी वो परिस्थितियों को देखते हुए, तो जाकर के यही बोला कि अरे भाई ये लोग तो जनता में बहुत लोकप्रिय हैं और बहुत लोकप्रिय हैं, और इनको कुछ होता है तो देश में बहुत बड़ी अशांति फैल जाएगी, बहुत बड़ा विप्लव आ जाएगा, बहुत बड़ी जो है वो माने स्थिति बिगड़ जाएगी और आप संभाल नहीं पाएंगे। तो बेहतर है कि इनको जो है वो शाम को ही मार दीजिए, इनको शाम को ही फांसी दे दीजिए। हालांकि फांसी की परंपरा की फांसी हमेशा जो है वो सुबह ही दी जाती है, मॉर्निंग में। तो फांसी के इतिहास में पहली बार इस मोहनदास करमचंद गांधी की सलाह के अनुसार जो है शाम को ही जो है शाम को ही 12 घंटे पहले ही फांसी देकर के इन अमर शहीदों को मार दिया गया। तो ये मोहनदास करमचंद गांधी जिसको कि देश और कांग्रेस के लोग ये कह रहे थे कि जाकर के इनकी फांसी रुकवाइए, और जाकर के वो 12 घंटा पहले ही मार देने की सलाह दे आता है। तो समझ जाइए कि भाई कि, और ये बात मैंने कई बार बताई भी गई है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि हम अक्सर जो है वो गद्दारों की जब बात आती है तो जो है वो जयचंद का नाम लेते हैं, मीर जाफर का नाम लेते हैं, लेकिन इस मोहनदास करमचंद गांधी की जो गद्दारी है, इस गद्दारी के आगे मैंने इनका जयचंद की गद्दारी, मीर जाफर की गद्दारी बहुत ही छोटी लगती है। तो और इतना ही नहीं, बल्कि इन अमर शहीदों की जब चिता की राख वो ठंडी भी नहीं हुई थी, तो फिर ये अपने आप जो है अपना एक आंदोलन चल रहा था, उसमें सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा का आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन को भी ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने बंद करा दिया। और तब इसने बहाना क्या लिया, इसने ये बहाना लिया कि हमको द्वितीय गोलमेज सभा
यानी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी सेकेंड आरटीसी में भाग लेने लंदन जाना है। और जो है और सेकेंड आरटीसी में भाग लेने के पहले हमको जो है लॉर्ड इरविन से बात करनी है। तो जो कि हमको लॉर्ड इरविन से बात करनी है, इसलिए इस आंदोलन को बंद करना पड़ेगा। तो जितने भी आंदोलन हमारी आवाम ने इस अंग्रेजों के जुल्म सितम से ऊब करके, तंग आकर के, परेशान होकर के जितने भी आंदोलन खड़े किए गए, चाहे वो हमारा असहयोग आंदोलन जो कि 1919 से लेकर के 1922 तक चला था, जिसको इसने चोरी चोरा कांड के बहाने वो बंद कराया था। और फिर जो है सबने अवज्ञा आंदोलन को भी बस ये बहाना लिया कि हमको जो है द्वितीय गोल में सभा के लिए लंदन में जाना है, इसलिए हमको लॉर्ड इरविन से बात करनी है। और जो है और चूंकि हमको लॉर्ड इरविन से बात करनी है, इसलिए हमको इस आंदोलन को बंद करना पड़ेगा। तो इस तरह से झूठे बहाने लेकर के जनता के आंदोलन को इसने सभी आंदोलनों को अपने मुकाम पर पहुंचने के पहले ही इसने जो है उन आंदोलन को इसने मौत दे दिया। सुभाष चंद्र बोस का जो अध्यक्ष चुनाव था, किस तरह से साजिश किया और किस तरह से उनको जो हमारे, हालांकि मैंने ये विषय कहा जाएगा तो अपना ये एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा उसके संदर्भ के अनुसार कि जो 1939 में जब वो कांग्रेस अध्यक्ष का मान कंटेस्ट हुआ, चुनाव हुआ, इसने हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपमानित करने के लिए उनके खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा किया, सीता वीरमैया पट्टाभिरमैया। तो खैर मैंने विस्तार से मैं नहीं कर रहा हूं, तो फिर भी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसके खड़ा किए गए कैंडिडेट सीता वीरमैया पट्टाभिरमैया को हराया उन्होंने, और इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की साजिश को नाकाम किया। तो चुनाव जीतने के बाद भी फिर इसने अपने स्तर वाली घिनौनी जो है चाल चली, और फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव जीत चुके थे, और उसकी साजिश को नाकाम करते हुए उसके कैंडिडेट जो है जो वो उम्मीदवार था सीता वीरमैया पट्टाभिरमैया को हरा चुके थे, हरा करके जो कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। तो इसकी घिनौनी साजिश और अपने स्तर वाली के कारण जो है अपनी प्रतिष्ठा को देखते हुए हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वो अपनी प्रतिष्ठा को देखते हुए इस्तीफा दे दिया। तो कैसी ये साजिश जो है हमारे देशभक्तों के खिलाफ किया इसने, तो इसके मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारियों की लंबी वो फहरिस्तें हैं गद्दारियों की। तो इसके विषय में वो भूपेश बघेल बोल रहा है कि आप सबके खिलाफ बोलिए, और जो है मोहनदास करमचंद गांधी के खिलाफ मत बोलिए, वो कर रहा। भूपेश बघेल जैसे सैकड़ों लोग, हजारों लोग हों, तो पहले ये जवाब दें कि ये कि मोहनदास करमचंद गांधी की जो गद्दारियां हैं हमारे देश के खिलाफ, इसकी जानकारी उनको है या नहीं है। लेकिन उससे भी बड़े दुख की बात है कि ये जो कालीचरण जैसे लोग हैं, कालीचरण हुआ और जैसे लोग हैं, वो मोहनदास करमचंद गांधी की देश के खिलाफ गद्दारियों को उजागर करने के बजाय जो कि भारतीय जनता दल
करना, ऐसा करना अपना वो कर्तव्य मानता है, वो उसकी व्यक्तिगत बातों को, खास करके चरित्रहीनता वाली बातों को, ऐसा करने से जो कितना खतरनाक ये गद्दार था मोहनदास करमचंद गांधी अपने देश के खिलाफ, वो गंभीरता ही जो है वो समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी को जो इतना बड़ा गद्दार था, उसको बचाने का काम करते हैं जो है कालीचरण, बचाने का काम करते हैं कालीचरण जैसे लोग। तो इनसे भी सावधान होने की आवश्यकता है। और इस तरह की साजिश जो है ये बीजेपी वाले वो अक्सर करते हैं कि इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को अपरोक्ष रूप से बचाने की एक साजिश है। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, ये एपिसोड कुछ लंबा हो गया है। तो जो बीजेपी है या मोदी जी हैं, जो कष्ट दे रहे हैं हमारे भारतीय आवाम को, उसको अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। और यह भी देश के लिए उतने ही बड़े अभिशाप हैं जितना कि JNPC, जितना कि गांधी नेहरू परिवार चरना चौकड़ी। तो इन्हें ये एपिसोड कुछ ज्यादा लंबा हो गया। तो इन्हें आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।